आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर कांस्टेबल और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्यांकी, उनके भौगोलिक वितरण और संस्कृति को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार विषय के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। भाग 1, जनसांख्यिकीय आंकड़े। सबसे दिलचस्प और जरूरी बात, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% हिस्सा जनजातीय समुदायों का है। बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी वजह से मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य में कुल 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। अब आते हैं एक ऐसे क्लासिक एग्जाम ट्रैप पर जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ध्यान देने वाली बात है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एकल जनजाति भील है, लेकिन जब बात सबसे बड़े जनजाति समूह की आती है तो वो है गोंड। दरअसल गोंड एक समूह के रूप में सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारी उप जनजातियां शामिल हैं। परीक्षा में इस छोटे से अंतर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब जिलेवार जनसांख्यिकीय चरम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अगर कुल संख्या की बात करें तो धार जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है, लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अलीराजपुर बाजी मार लेता है, जहां की लगभग 89% आबादी जनजातीय है। और इसके बिल्कुल विपरीत भिंड जिला, यहाँ जनजातियों की संख्या और प्रतिशत दोनों ही सबसे कम, यानी लगभग ना के बराबर हैं। इन विरोधी तथ्यों को एक साथ याद रखने से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। भाग 2, पश्चिमी और उत्तरी भूगोल। मध्य प्रदेश के नक्शे को देखें तो पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय इलाका है। यह मुख्य रूप से मालवा और निमाड़ के जिलों जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, धार और खरगोन में फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से भील जनजाति और उनकी उपजातियां रहती हैं, जैसे भिलाला, पटेरिया और बारेला। कांस्टेबल परीक्षा में सीधे तौर पर इन उपजातियों के नाम देखकर उनके क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। इसके ठीक विपरीत उत्तरी क्षेत्र की ओर चलें, जो मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल संभाग का हिस्सा है, तो यहाँ सहरिया जनजाति का प्रमुख निवास है। इस जनजाति के बारे में एक बेहद रोचक तथ्य यह है कि यह लोग औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करने में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। भाग 3, मध्य और पूर्वी भूगोल। आप मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की विविधता को समझते हैं। गोंड जनजाति का फैलाव इतना ज्यादा है कि ये राज्य के लगभग हर जिले में मिल जाती है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यानी बैतूल और हरदा में है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास विसंगति है जिस पर सवाल बनते हैं। हल्वा जनजाति, ये मध्य प्रदेश में विशेष रूप से केवल बालाघाट जिले में ही पाई जाती है। और अगर हम पूर्वी क्षेत्र यानी बघेलखंड की बात करें तो वहाँ कोल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अब कुछ अति विशिष्ट भौगोलिक गढ़ों की बात करते हैं जिन्हें तो बिल्कुल रट ही लेना चाहिए। मंडला और डिंडोरी का बैगाचक क्षेत्र बैगा जनजाति का मुख्य निवास है। वहीं छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट अपनी बेहद गहरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां भारिया जनजाति निवास करती है। ये भौगोलिक अलगाव ही इन्हें एक बहुत ही विशिष्ट और अनूठी सांस्कृतिक पहचान देता है। भूगोल के इस हिस्से को खत्म करने से पहले एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार है, जो मुख्य रूप से सीधी जिले में देखने को मिलती है। इसे जरूर याद रखिएगा। भाग 4, भगोरिया हाट और कर्मा नृत्य। संस्कृति की बात हो और भगोरिया हाट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भील जनजाति का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है और मजे की बात यह है कि ये केवल एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि एक पूरा सांस्कृतिक आयोजन है जो 3 क्रमिक चरणों में पूरा होता है। पहला है गुलालिया, दूसरा गोल गधेड़ो और तीसरा उजाड़िया। इन चरणों का सही क्रम और इनका संबंध किस जनजाति से है, ये परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है। क्या हम जानते हैं कि लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ, ये शानदार उपाधि कर्मा नृत्य को दी गई है। यह नृत्य किसी एक जनजाति तक सीमित नहीं है, बल्कि गोंड, बैगा और कोरकू जैसी कई प्रमुख जनजातियों द्वारा बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नृत्य है। भाग 5, प्रमुख सांस्कृतिक शब्दावली। जनजातीय समाज में विवाह की कुछ बेहद अनूठी और तर्कसंगत प्रथाएं हैं।
सबसे पहले बात करते हैं लमसेना विवाह की। ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़का लड़की के परिवार के प्रति अपना समर्पण और कार्य क्षमता सिद्ध करने के लिए उनके घर जाकर सेवा करता है। जब उसकी योग्यता साबित हो जाती है तभी विवाह संपन्न होता है ना? यह एक कमाल का सामाजिक ढांचा। इसी तरह गोंड जनजाति के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह प्रथा है जिसे दूध लोटावा कहा जाता है। इस पारंपरिक प्रथा के अंतर्गत ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को सामाजिक मान्यता दी जाती है। यह मुख्य रूप से पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को और ज्यादा मजबूत करने का एक खास तरीका है। और अब बात दापा प्रथा की। मुख्य धारा के समाजों में जो प्रथाएं देखने को मिलती हैं, दापा प्रथा उससे बिल्कुल उलट है। भील जनजाति में प्रचलित इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधू के परिवार को एक वधू मूल्य यानी ब्राइड प्राइस दिया जाता है। यह लड़की के परिवार को आर्थिक सम्मान और महत्व देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। परीक्षा में जो मिलान करें यानी मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आते हैं, उनके लिए ऐतिहासिक हस्तियों द्वारा दिए गए नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठक्कर बप्पा ने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन कहकर पुकारा और प्रसिद्ध समाजशास्त्री G.S. धुर्ये ने इन्हें पिछड़े हिंदू का नाम दिया। इन तीनों नामों को इसी तरह याद रखना बेहद जरूरी है। भाग 6 विशेष श्रेणियां यानी PVTGs। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को आधिकारिक तौर पर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है और ये 3 है बैगा, भारिया और सहरिया। शिक्षा की कमी, कृषि के पारंपरिक तरीके और घटती जनसंख्या जैसे गंभीर कारणों से इन्हें इस विशेष श्रेणी में रखा गया है ताकि इनके विकास और उत्थान के लिए अलग से विशेष प्रयास किए जा सकें। चलिए अब कुछ रैपिड फायर तथ्यों पर नजर डालते हैं जो सीधे परीक्षा में नंबर दिला सकते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि जिस कंघी का इस्तेमाल हम रोज करते हैं उसका आविष्कारक बंजारा जनजाति को माना जाता है। इसके अलावा भील शब्द का शाब्दिक अर्थ ही धनुष होता है जो उनके शानदार धनुर्धारी कौशल को दर्शाता है, और कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। ये छोटे छोटे तथ्य परीक्षा के लिए संजीवनी का काम करते हैं। तो इस संपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। एक तरफ सदियों पुरानी समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक विकास की तेज रफ्तार। इन दोनों के बीच एक सफल संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? ऐसा क्या किया जाए कि विकास भी हो और हमारी अमूल्य विरासत भी सुरक्षित रहे? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में